बदलते भारत की शान। जयपुर में चल रही G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश। MSME सेक्टर की सराहना की, कहा इसका वैश्विक GDP में 50% योगदान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन की कही बात। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे की यात्रा पर। भारत और नॉर्वे के बीच मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना यात्रा का उद्देश्य। रुपाला ने की भारतीय प्रदर्शकों के प्रयासों की सराहना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में की खादी रक्षा सूट की शुरुआत। देश के विभिन्न राज्यों में तैयार की गई प्राकृतिक राखियां दिल्ली के खादी भवन में उपलब्ध। राखी की कीमत 20 रुपए से लेकर 250 रुपए तक। आगामी खरीफ फसल 2023-24 के दौरान 521 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल की खरीद का अनुमान। चावल की अनुमानित खरीद के मामले में पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित 7 राज्य अग्रणी। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में चल रही G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक में वीडियो संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने MSME सेक्टर की सराहना करते हुए कहा कि इसका वैश्विक GDP में 50% योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए MSME का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है। We must pay more attention to MSMEs, given their key role in the global economy. MSMEs account for 60 to 70% of employment and contribute 50% of the global GDP. They need our continued support. Their empowerment translate to societal empowerment. For us, MSME means maximum support to micro, small and medium enterprises. India had integrated MSMEs into public procurement through our online platform, Government e-Marketplace. We have been working with our MSME sector to adopt the ethos of zero defect and zero effect on the environment. मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त सचिव नीतू कुमारी प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। बुधवार को ट्रॉनहेम स्पेक्ट्रम क्लस्टरगाटा में एक एक्वानॉर 2023 ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एक्वाजोन का दौरा किया। ये कंपनी वैश्विक जलीय कृषि उद्योग में आनुवांशिक स्टार्टर सामग्री और निषेचित अंडे का विकास, निर्माण, वितरण करती है। पुरुषोत्तम रुपाला और डॉक्टर एल मुरुगन ने एक्वाजोन के CEO नट रॉफेलो के साथ संयुक्त सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। पुरुषोत्तम रुपाला ने डॉक्टर एल मुरुगन के साथ प्रदर्शनी में जलीय कृषि और मत्स्य पालन में संबंधित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले भारतीय प्रतिभागियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वैश्विक बाजार में भारतीय जलीय कृषि और मत्स्य पालन उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रदर्शकों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने जलीय कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न मुद्दों और अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में खादी रक्षा सूत की शुरुआत की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में खादी रक्षा सूत की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे अपने आगामी त्योहारों के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का चयन करके ग्रामीण कारीगरों का तहे दिल से समर्थन करें, जिससे भारत के सुदूर ग्रामीण भागों में रोजगार के सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित हो सकें। इस अवसर पर मनोज कुमार ने कहा कि खादी रक्षा सूत की विशिष्टता ग्रामीण भारत की समर्पित स्पिनर बहनों द्वारा इसके निर्माण में निहित है, जो चरखे पर कई सूत काटने का काम करती हैं। ये उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी भी रासायनिक घटक से रहित। देश के विभिन्न राज्यों में तैयार की गई ऐसी खादी राखियां अब नई दिल्ली के खादी भवन में खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 20 रुपए से 250 रुपए तक है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने राज्य के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में खरीफ फसल की खरीद के प्रबंधनों पर चर्चा की गई। आगामी खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान 521.27 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 518 लाख मीट्रिक टन था। जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान वास्तव में 496 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान चावल की अनुमानित खरीद के मामले में अग्रणी राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रहे। इसके बाद ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान रहा। राज्यों द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के दौरान 33.09 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद का अनुमान भी लगाया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे लोनी में दर्जी का काम कर रहे नरेश कुमार ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में कहा कि इस योजना की वजह से वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए नरेश हर बार पीएम के पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। जो गरीब आदमी है और जिनके हाथ में हुनर है मगर पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर उनका हुनर भी कामयाब हो जाए, 2 रोटी भी खा ले और तरक्की भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम तो कहते हैं ऐसा परमात्मा करे, प्रधानमंत्री हमेशा रहे। हम तो लाख लाख दुआएं करते हैं कि परमात्मा करे कि हर बार मोदी जी आए। लगता है कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में सोचा। हाँ, उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया जो उन्होंने किया है। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर आपको योजना में लेके आया जाएगा, आपको लोन मिलेगा, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा? बहुत बहुत बेनिफिट होगा। मेरे तो बिल्कुल सहारा बन जाएंगे। मैं तो आराम से 2 रोटी चैन से खा लूँगा और काम का कुछ विस्तार भी करूँगा, और मेरे जैसे और 2 गरीब आदमी मिल जाएंगे, उनको भी साथ में मिला के अपना काम बढ़ा दूंगा मैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से उत्तर प्रदेश की पूजा कॉलोनी में रहने और बढ़ई का काम करने वाले जावेद सैफी काफी उत्साहित हैं। जावेद का कहना है कि इस योजना की वजह से वे अपने काम को और बेहतर करने के लिए आधुनिक औजार खरीद सकेंगे। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक तंगी दूर होगी, बल्कि उनका कारोबार भी बढ़ सकेगा। इसके लिए जावेद पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का, ये योजना लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फायदेमंद रहेगी, हमारा काम चलेगा, रोजगार बढ़ेगा हमारा। बहुत अच्छी सुविधा है, मिल जाए अच्छे हैं। जब लोन मिल जाएगा आपको, तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा? उससे ये अपना कारोबार खोल लेंगे, लड़के चल काम पे लग जाएंगे, बस ये फायदा होगा हमारा। औजार खरीद लेंगे, अपना घर की तंगी है वो दूर कर हो जाएगी हमारी। गरीबों के लिए कहने की वरदान है इस तरह की योजनाएं चालू हो रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी रहेगी वैसे गरीबों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गरीबों के लिए। इसका रोजगार बढ़ेगा गरीबों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा वैसे। अब जब उन्हें सुविधा दी गई है, योजना दी गई है, उसका लाभ उठाएं। एनआईटी हमीरपुर के मैकेनिकल विभाग के एमटेक विद्यार्थी विजय महतो ने मैनुअल तरीके से इस्तेमाल कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में परिवर्तित करने में सफलता हासिल की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
NIT हमीरपुर में इस्तेमाल कुकिंग ऑयल से मैनुअल तरीके से तैयार बायोडीजल से अब संस्थान की गाड़ियों को चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, बायोडीजल के इस्तेमाल से संस्थान में चलने वाले जनरेटर और बायोडीजल से ही चलने वाले उपकरणों को भी संचालित किया जाएगा। NIT हमीरपुर के ऊर्जा अध्ययन में इस पहल से संस्थान को हर साल लाखों रुपए की बचत होगी और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल को लेकर भी लोग जागरूक होंगे। इस उपलब्धि को संस्थान में अध्ययनरत मैकेनिकल विभाग के एमटेक विद्यार्थी विजय महतो ने हासिल किया है। विजय महतो ने बताया कि 1 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल से 910 मिलीलीटर बायोडीजल तैयार किया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया को 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, नॉर्मल डीजल अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा एमिशन थोड़ा टॉक्सिक होता है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है डीजल में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ज़्यादा रिलीज होता है ना डीजल में। और अपना बायोडीजल में यूज करने से क्या होता है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70% कम कर देता है डीजल के मुताबिक, और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी 30% तक कम रिलीज करता है। बायोडीजल के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम होगा क्योंकि गाड़ियां इसके इस्तेमाल के बाद कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेंगी और इस बायोडीजल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊर्जा अध्ययन केंद्र की इंचार्ज ममता अवस्थी ने कहा कि संस्थान में मैनुअल तरीके से इस कार्य को किया जाएगा ताकि डीजल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जा सके। कि जो बायोडीजल प्रोड्यूस होगा उस बायोडीजल को हम लोग इन हाउस जो डीजल सेट्स हैं उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं और उसका इकोनॉमिक वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उसको रिप्लेस करना है। जो डीजल जितना भी डीजल यूज़ होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू identify the amount of waste which is being produced from all the hostels or all the cooking areas which are there in our campus. निस्संदेह विजय महतो का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। लगभग 55 साल पहले बनी फिल्म उपकार का एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और इस गीत के बोल अब भरतपुर में साकार होते दिख रहे हैं। यहाँ बयाना इलाके में एक इंजीनियरिंग छात्र ने अपने खेत में मोती की पैदावार कर आश्चर्यचकित कर दिया है। भरतपुर जिले के बयाना के रहने वाले छात्र गौरव पचौरी ने अपने खेत में मोतियों की पैदावार कर इतिहास रच दिया। छात्र गौरव पचौरी ने YouTube की मदद से अपने खेत में मोतियों की फसल उगाई है और क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वो अब अपने खेतों में गेहूं, चना व सरसों आदि की फसलों के साथ पानी का तालाब बनाकर उसमें मोतियों की पैदावार भी कर रहे हैं। इसके लिए दिन में एक बार पानी का pH और अमोनिया लेवल देखना होता है और हफ्ते में एक बार सीप चेक करने होते हैं। इसमें पानी का pH स्तर 7 से 8 के बीच रखना होता है। जल स्तर, सीप का स्वास्थ्य, शैवाल की उपस्थिति आदि सुनिश्चित करनी पड़ती है। एक बार मोती तैयार हो जाने के बाद इसे प्रयोगशाला भेजना होता है और गुणवत्ता के आधार पर एक मोती की कीमत 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिलती है। मैंने अपने गांव में अपना एक नया कल्चर स्टार्ट किया है जिसको मोती पालन कहते हैं। और ये कल्चर स्टार्टिंग में तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था, लेकिन बाद में मैंने YouTube से सर्च करके इसकी जानकारी लेके इसको सीखा कि इसको किस तरह किया जाता है। फिर आगे जाके मैंने इसके जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि सीपा इसका जो सेंट्रल जो सीपा इसकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो अपने भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में की जाती है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने अपना सेटअप वगैरह रेडी किया और ये कल्चर अभी तो बिल्कुल नया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छा आय का स्रोत के रूप में देखा जाएगा। अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह है और आप दिन के 1 घंटे निवेश करने को तैयार हैं तो मोतियों की खेती यानी पर्ल फार्मिंग मुनाफे का एक अच्छा साधन बन सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
बुधवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल और कोटा मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मंजेरी मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 22 अगस्त को चने का भाव रहा 4,885 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 4,915 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 23 अगस्त को चना बिना किसी फेरबदल के 6,250 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 अगस्त को चने का भाव था 4,750 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदे 385 रुपए लुढ़क कर 4,365 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 22 अगस्त को चने का भाव था 5,300 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए का उठाव आया और भाव 5,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 23 अगस्त को चने का कारोबार 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां ध्रोल मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट और आदिलाबाद मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि परगल मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 अगस्त को कपास का भाव था 6,125 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदे 370 रुपए चढ़कर 6,495 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को कपास का भाव था 7,725 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,700 रुपए पर आ गया। तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 22 अगस्त को कपास का भाव रहा 6,950 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 6,900 रुपए पर हुए। राज्य की परकल मंडी में 22 अगस्त को कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,000 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 23 अगस्त को कपास का कारोबार 6,211 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर के ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई हो रही है। वहीं चालू खरीफ सीजन में हुई कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 में कपास की बुआई 121,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 122,53,000 हेक्टेयर हुई थी। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान की रुपाई कर लें। यही मूंगफली के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई करें। साथ ही मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं।
अभी अरहर के खेत से घास फूस निकाल ले। इसके अलावा बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इस समय कपास की बुआई का समय उपयुक्त है। कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में केले के बागों से घास फूस निकालें। तेलंगाना में कपास के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। अरहर के खेत से खरपतवार निकाल ले। किसान टमाटर की बुआई करें। वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। तेलंगाना में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अभी हल्दी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके साथ ही भिंडी की बुआई करते रहें। तेलंगाना में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब एक नजर खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में चल रही G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक में वीडियो संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। दुनिया भर के प्रमुख समाचार पत्रों की वेबसाइट में भारत की इस उपलब्धता को प्रमुखता से जगह दी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये भारत के अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर के साउथ पोल पर उतरने के बाद अलग अलग प्रयोग करने वाला रोवर प्रज्ञान भी रैम के जरिए लैंडर से बाहर निकल गया है। इसकी पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ घंटों बाद रोवर को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 29 अगस्त को पूरी तरह से एथनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विवाद निपटान तंत्र और सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया इसके सुधार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। नवी मुंबई के नरूल इलाके में एक आवासीय इमारत का हिस्सा ढह गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हुए। हादसे के बाद बचाव कर्मी राहत बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इमारत को खाली करा लिया गया है। इस साल जनवरी से जुलाई के दौरान DRI ने देश भर में कोकीन और हीरोइन की 42 बरामदगी की है। इस अवधि के दौरान DRI ने 31 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 96 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है।
पंजाब पुलिस ने कल अमृतसर में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों ड्रग तस्करों से 41 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।